दोस्तों आज हम बात करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए। मैक्सवेल की जितनी समीकरणें हैं, बेसिकली 4 इक्वेशंस है। उन चारों को हम वन बाय वन करके अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है। मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म which describe how an electric field can generate magnetic field and vice versa. These equations are known as Maxwell's equation। देखिए मैक्सवेल ने फॉर्मुलेट किया बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी का विद्युत और चुंबकत्व के लिए बेसिक लॉज उन्होंने फॉर्मुलेट किया। किन्होंने? मैक्सवेल ने। ओके स्टूडेंट्स, विच डिस्क्राइब जो वर्णन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, और ये इक्वेशंस को हम मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। नाउ अब देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन को वन बाय वन करके। ठीक है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो कि बहुत सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोस्तों, यानी का वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम क्या है देखते हैं इसको। स्टेटमेंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज व्हिच इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी का वैद्युत फ्लक्स पास होने वाला किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? वह होता है इनक्लोज बाय द सरफेस, यानी कि सरफेस के द्वारा इनक्लोज चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है भाई। ये कौन बताता है? ये बताता है स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट? फर्स्ट इक्वेशन का स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, कोई बंद पृष्ठ है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? उससे उस आवेश का, किस आवेश का? जो आवेश उस सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, उस सरफेस द्वारा घिरे आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है भाई, आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, यानी का साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके डिफरेंशियल फॉर्म की। वी नो दैट द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये वाली है। ठीक है, यानी कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है, इस एप्सिलॉन नॉट को ना इधर ले जाइए लेफ्ट साइड में। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में। सो यहाँ पर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 5 बोल रहा हूँ, साइक्लिक इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू। ओके स्टूडेंट्स, और हम सब जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर किसके इक्वल होता है? डी वेक्टर। सो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा? डी वेक्टर। और ये किसके इक्वल होता है? क्यों? क्यों होता है इंटीग्रेशन रो डीवी। ठीक है भाई, ये होता है हमारे पास रो डीवी। ठीक है ना, क्या होता है? डी वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर का साइक्लिक इंटीग्रेशन। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने अभी तक स्टेटमेंट बताया मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है भाई, फिर अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स जो कि हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स थी, उसमें एक चैप्टर था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। उसमें हमने 3 थ्योरम पढ़ी थी, उसमें से 2 थ्योरम का इसमें यूज होगा, केवल स्टेटमेंट का यूज होगा। सो डोंट वरी, मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो कर दीजिए गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज। देखिए डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस डी वेक्टर डीवी। ठीक है भाई। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा डाइवर्जेंस डी वेक्टर इंटू डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो विथ रिस्पेक्ट टू द वी। ठीक है, वी यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो। ठीक है, इस लाइन से ये लाइन आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, सिंपल है। ये यहाँ से ये लाइन अगर इसके इक्वल है ना, तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? रो। और डाइवर्जेंस क्या होता है दोस्तों? डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल प्रोडक्ट से, डेल से डॉट प्रोडक्ट। देखिए डेल एक ऑपरेटर होता है, और डेल से अगर हम किसी भी क्वांटिटी में सिंपल प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट कहते थे, और अगर डेल से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और डेल से अगर क्रॉस प्रोडक्ट में है किसी क्वांटिटी के साथ, सो हम वहाँ पर डेल को कहते हैं कर्ल ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है भाई। सो ये हमारे पास आ गई मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, सो वहीं यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन।
देखिए स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है भाई, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा गॉस लॉ, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, मैग्नेटिज्म में यानी का चुंबकत्व में गॉस लॉ क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी का चुंबकीय फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द जीरो। और वहां पर कितना होता था, यानी कि किसी देखो कोई बंद सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होता था उसके द्वारा इनक्लोज चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जीरो। ठीक है, वही लिखा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो, यानी का बी डॉट डी ए वैक्टर किसके इक्वल होता है, ये जीरो के इक्वल होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन यानी का मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण की इंटीग्रल फॉर्म ये है। ठीक है भाई, वही यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है। सो फिर वही यूज करेंगे यहाँ पर हम डाइवर्जेंस थ्योरम का। ओके स्टूडेंट्स, सो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करते हैं, किसको ये हो जाएगा बी डॉट डी ए वैक्टर इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ बी। स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम से ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ बी डी वी किसके इक्वल होता है, ये होता है जीरो के इक्वल। ठीक है ना, यानी कि बी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस का इंटीग्रल है ये होता है जीरो। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, और डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया, डाइवर्जेंस होता है डेल का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, विद एनी क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के साथ करें उस क्वांटिटी का डेल जीरो होता है, यानी कि उस क्वांटिटी के साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट। और कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, अभी आगे के डेरिवेशन में उसका यूज करूंगा मैं कर्ल वाले का, सो वहां पर आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, यानी कि यह मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण की डिफरेंशियल फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इक्वेशन थर्ड की तरफ। देखिए दोस्तों, इक्वेशन थर्ड क्या है, थर्ड इक्वेशन यानी का फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड इन एनी कॉइल, ठीक है, इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द कॉइल। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में के नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है उस कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ दोस्तों। ठीक है, ईएमएफ कितना होता है, उस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है। ठीक है, सो मैं क्या कह सकता हूँ, ई यानी का किसके इक्वल होता है, ये होता है, इसको हम ई डॉट डी एल भी कहते हैं, इसको ये होता है डी ओवर डी टी यानी का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, डी ओवर डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, और नेगेटिव साइन है सो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज किस में, रेट ऑफ चेंज फाइव बी में। फाई क्या होता है दोस्तों, फाई होता है फ्लक्स, और बी की वजह से इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, ठीक है, बी का मतलब फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर होगा। देखिए सिंपल कह रहा है कि ई किसके इक्वल है, ई है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन फाई ऑफ बी। ठीक है, मतलब फाई ऑफ बी में नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर होगा और इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसके डिफरेंशियल फॉर्म को हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वी नो दैट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन दिस, बिल्कुल ये वाली मैंने यहाँ पर लाइन सेम लिखी है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि फाइव बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट डी ए वैक्टर। अभी इससे पहली वाली इक्वेशन में मैंने इसका यूज किया था। ठीक है ना भाई, फाइव बी क्या होता है, बी डॉट डी ए। ठीक है, सो यहाँ पर मैं रख दूंगा इसको। देखिए फाइव बी के स्थान पर सेम आपने ये रख देना है, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस डी ओवर डी टी, इंटीग्रेट साइक्लिक इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, इस टी ओवर डी टी को अंदर ले जाइए। ठीक है ना, सो एक कंप्लीट डेरिवेटिव से अंदर जाकर ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा। देखिए जब ये कंप्लीट डेरिवेटिव अंदर जाएगा साइक्लिक इंटीग्रेशन के, तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इस ये डी नहीं है, ये डेल है। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ई डॉट डी एल, ये हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल डेल बी वेक्टर ओवर डेल टी इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टोक थ्योरम का। ठीक है, स्टोक थ्योरम का यूज करेंगे। तो स्टोक थ्योरम का यूज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा ई डॉट डी एल, और ये हो जाएगा कर्ल ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है ना, यानी का इसका कर्ल हो जाएगा। ठीक है,
कर्ल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कर्ल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके इक्वल। ठीक है भाई, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी का डेल डेल बी वेक्टर ओवर डेल टी वेक्टर इनटू डी ए वेक्टर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है भाई, सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा कर्ल ऑफ ई वेक्टर, ये अगर तुम दोनों तरफ से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल बी वेक्टर ओवर डेल टी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो और कर्ल को मैंने आपको अभी बताया था, कर्ल क्या होता है, कर्ल का मीन्स होता है डेल, जो ये जो डेल ऑपरेटर होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट विद अ क्वांटिटी, यानी कि जिस क्वांटिटी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उसको हम कर्ल भी बोलते हैं। ठीक है ना, कर्ल ऑफ दैट क्वांटिटी, जो कि माइनस का डेल बी ओवर डेल टी है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू द माइनस डेल पी वेक्टर ओवर डेल टी। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ओके, ये मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन की क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा और उसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो यार अब हम देखते हैं इक्वेशन 4, जो कि है एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, यानी का एम्पियर मैक्सवेल का सर्किटल लॉ। देखिए इससे पहले एम्पियर ने दिया था लॉ और मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया था। मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने एक नई प्रकार की विशेष धारा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने दिया, और इस लॉ को जो एम्पियर सर्किटल लॉ था पहले, इसको मॉडिफाई कर दिया। ये पूरा प्रोसेस जो किया, कैसे किया, ये इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से कराया हुआ है, समझाया हुआ है, और इस मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ के लिए एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड आउट किया था। सो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं उस एक्सप्रेशन का यूज करूंगा सिर्फ। ठीक है, और आपको इस लेक्चर में भी पूरा समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल यानी का रेखीय समाकलन किसका, रेखीय समाकलन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का बराबर होता है, किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोस्तों। ठीक है, और ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, किसकी, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ की। ठीक है, एम्पियर लॉ में यहाँ केवल आई सी था भाई। ठीक है, और ये आईडी का कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सवेल ने। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द सम ऑफ कंडक्शन करंट, यानी का चालन धारा होता है भाई, इसका मतलब होता है चालन धारा, और इसका मतलब होता है विस्थापन धारा दोस्तों। ठीक है, और विस्थापन धारा पर पूरी चर्चा की है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, और हाँ कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, अभी इस यहाँ पर कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बीडीएल क्या होता है, बीडीएल बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स किसका भाई, आईसी प्लस आईडी, यानी का सम क्या है ये, दिस इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट मेरे भाई। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ आया। और आईडी के लिए हमने क्या फॉर्मूला, क्या एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वो हमने ये किया था मेरे भाई। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई ओवर डी टी स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, ये हमने किया था। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब क्लियर ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रूफ या इसके डिफरेंशियल फॉर्म की तरफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो चलिए क्या करें कि हम जानते हैं कि भाई इंटीग्रल फॉर्म तो क्या है, इंटीग्रल फॉर्म तो यही है, एम्पियर्स लॉ लेके चलेंगे हम। ठीक है ना, फिर इससे मॉडिफाइड लॉ फॉर्मुलेट मतलब डेराइव करेंगे, और फिर उससे इसकी उस क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल फॉर्म डेराइव करेंगे। ठीक है भाई, सो ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था, देखिए ध्यान से समझिएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था, ये कहता था कि बी डॉट डी एल इक्वल टू द म्यू नॉट इंटू आई, सिर्फ आई था वहां पर। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, म्यू नोट किसके इक्वल होता है भाई, म्यू नोट होता है बी वेक्टर अपॉन एच वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, सो बी वेक्टर को यहाँ से मैं क्या रख सकता हूँ, म्यू नोट इंटू एच वेक्टर। सो रख दीजिए भाई, यहाँ पर क्या रखेंगे, बी के स्थान पर ये रख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सिर्फ इसका यूज किया है भाई। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच डी एल इक्वल टू आई। ठीक है भाई, क्योंकि म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, दोनों साइड है, सो कैंसिल। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा इसके। ठीक है भाई, फिर मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए एक नया टर्म है, यहाँ पर इससे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं सबसे पहले आपको। देखिए ये होता है जे वेक्टर, और जे वेक्टर होता है करंट डेंसिटी। ठीक है भाई, जे जे वेक्टर मतलब करंट डेंसिटी, यानी का धारा घनत्व। ठीक है,
अब ठीक है, ये हो गया इससे जान पहचान। अब आगे देखिए, देखिए ये कह रहा है कि आई किसके इक्वल होता है, आई हमारे पास होता है जे डॉट टी ए वेक्टर, ठीक है भाई। सो यहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया है और अब मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ स्टोक थ्योरम, ठीक है भाई। स्टोक थ्योरम क्या करेगी, देखिए स्टोक थ्योरम के से ये क्या कर देगी, इसको स्टोक थ्योरम से हो जाएगा एच डी एल, ये हो जाएगा कर्ल। अब कर्ल किसका, इसका कर्ल मेरे भाई, ठीक है, कर्ल ऑफ एच डॉट डी एल, ठीक है। और ये हो जाएगा एरिया इंटीग्रल, ठीक है भाई। सो मैं क्या कह सकता हूँ, कर्ल ऑफ एच डॉट डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, यानी का ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू द एरिया इंटीग्रल ऑफ जे, और जे क्या है यहाँ पर, करंट डेंसिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी मेरा भाई, इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन यहाँ से आएगी कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कर्ल मतलब क्या होता है, कर्ल का मीन्स होता है डेल से क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, एच में, ठीक है। सो इसको डेल क्रॉस भी हम कह सकते हैं, ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू द जे वेक्टर, ठीक है भाई। ये आपको यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। सो इट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एम्पियर सर्किटल लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म है, ना कि एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ की। सो चलिए आप उसको करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है ये डेरिवेशन, सो डोंट वरी, आपको कंप्लीट समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है भाई। जो सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यार, यहाँ तक आपने देख लिया, अब यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे डाइवर्जेंस, टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। यानी का डाइवर्जेंस हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एच वेक्टर, ठीक है, ये रहा, और इधर डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर, यानी कि करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस, ठीक है भाई। सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच वेक्टर, और हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, कर्ल ऑफ एच वेक्टर ये होता है जीरो के इक्वल। सो डाइवर्जेंस ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, और इधर डाइवर्जेंस जे सेम रहेगा। सो डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जीरो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आया होगा, दिस इज इक्वेशन 2, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया था क्योंकि इन दोनों का मैं आगे यूज करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है भाई, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स देख रहा हो या तो यूजी का है या पीजी का, यानी कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट्स है, वो 9th या 10th का स्टूडेंट नहीं है, और वो ये यहाँ तक की बात है सिंपल समझ सकता है। फिर भी समझ नहीं आ रहा, सो मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको समझाता चलो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्या करके, एम्पियर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक स्टेटस, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि भाई एम्पियर सर्किटल जो लॉ है वो केवल स्टैटिक स्टेटस के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉट फॉर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी का वेरिंग का मतलब होता है जिसमें चेंज हो रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, उसमें बार बार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है भाई। और स्टैटिक का मतलब है जो मतलब फिक्स है, एक तरीके से कांस्टेंट की तरह है, ठीक है। सो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है केवल स्टैटिक के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉट फॉर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिंग का मतलब परिवर्ती, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहेंगे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लिए ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है। और इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, इसके लिए मैक्सवेल ने सजेस्ट किया कि भाई करंट डेंसिटी जे वेक्टर, ठीक है, इज इनकम्प्लीट देन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। तब मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो जे वेक्टर है ना ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, यानी कि जे वेक्टर इक्वल टू जे सी, यानी कि इसको हम बोल देंगे कंडक्शन करंट डेंसिटी, सी सफिक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब है सी से कंडक्शन, और जे वेक्टर सब जानते हैं दिस इज द करंट डेंसिटी, और ये यहाँ से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भाई, ठीक है। सो जे वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको डब्बे में बंद करेंगे, ये मैक्सवेल ने कहा था, ठीक है, ये हो जाएगा जे सी वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर, ठीक है। सो मैंने बताया वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है भाई, कि जे सी यहाँ पर क्या है और जे डी यहाँ पर क्या है। अब देखिए मैंने एक कोई इक्वेशन नाम फर्स्ट दिया था, उसका यूज करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट क्या मैंने आपको बताया था, इक्वेशन फर्स्ट थी कि कर्ल ऑफ एच वेक्टर, यानी का एच वेक्टर का कर्ल, और कर्ल का मतलब होता है डेल से क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। ये किसके इक्वल आ गया यहाँ से, ये आ गया जे सी प्लस जे डी, क्योंकि ये किसके इक्वल था, जे वेक्टर का, देख लीजिए ना यार, यहाँ से देख लीजिए, क्यों परेशान हो रहे हो, यहाँ से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। कर्ल ऑफ एच वेक्टर इंटू जे वेक्टर, और जे वेक्टर के स्थान पर आपको रखना है जे सी वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर, ठीक है। सो वही तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, जे सी वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर, और दिस इज इक्वेशन ए, इसका भी यूज करूंगा अब आगे। फिर मैं क्या कह रहा, फिर इसको डाइवर्जेंस ले लीजिए दोनों साइड, यानी कि जो काम अभी 2 मिनट पहले किया था उसको फिर अगेन
कर दीजिए, ठीक है, यानी कि ऑन टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो ये डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच वेक्टर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जैसे अभी इसका यूज़ किया था, सिंपल है भाई, बस आप समझने पे ध्यान दो। जैसे अभी किया था ना, सेम यहाँ पर हो जाएगा। कर्ल ऑफ एच वेक्टर किसके इक्वल होता है? 0 के। सो डाइवर्जेंस ऑफ 0 यानी कि 0, और ये डाइवर्जेंस ऑफ जे सी प्लस जे डी किसके इक्वल होगा? ये 0 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। सो वही लिखा है कि कर्ल ऑफ जे सी वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है भाई। सॉरी, डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ जे सी वेक्टर, यानी कि ये लाइन है, इसको डाइवर्जेंस को सेपरेट कर दो ना, यहाँ से इसको अलग लिखो, इसके साथ अलग लिखो, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है भाई। और यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ जे सी वेक्टर, इसको इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, सो किसके साथ आएगा? माइनस साइन के साथ। सो ये हो जाएगा माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे डी। दिस इज द इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बस यहाँ पर एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ जो मैंने आपको नहीं बताया, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कमेंट करना अगर इसके बारे में भी डिटेल वीडियो चाहिए, मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। नहीं तो यार इसके बारे में एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में खासकर इतना पूछा नहीं जाता, सो मैं उसका डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। सिर्फ एक इक्वेशन है, इसको आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्या है ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे सी वेक्टर प्लस डेल डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसका डेरिवेशन मैंने नहीं कराया, कहोगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है भाई। सो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ जेसी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? इसको माइनस में ले जाओ इधर, यानी कर रो पी ओवर, सॉरी डेल रो ओवर डेल टी, ठीक है। अब दोस्तों इक्वेशन थर्ड का यूज कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या आती है? थर्ड इक्वेशन थी डाइवर्जेंस ऑफ जेसी वेक्टर इक्वल टू द माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जेडी वेक्टर, और डाइवर्जेंस जेसी वेक्टर के स्थान पर मैं क्या रख रहा हूँ? डेल रो ओवर डेल टी। किस कहाँ से आया ये आया भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, ठीक है। सो माइनस से माइनस खत्म करोगे और ये इधर क्या बचेगा? डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वेक्टर इक्वल टू द डेल ओवर डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर। क्यों? क्योंकि भाई रो किसके इक्वल होता है? ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर इसका यूज करूंगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वेक्टर, सेम है एज इट इज, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ डेल टी वेक्टर, डेल डी वेक्टर ओवर डेल टी, ठीक है। इसको डी के साथ लिख देंगे, ठीक है भाई। और ये जे डी वेक्टर किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया, ठीक है। और जे सी को अगर मैं जे नाम दूं, अभी जे सी को जे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वेशन ए से, इक्वेशन ए कह देगी कि भाई कर्ल ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू द जे वेक्टर प्लस डेल डी वेक्टर ओवर डेल टी, ठीक है। इट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यार लास्ट डेरिवेशन थोड़ा लेंथी था, इसको मैंने थोड़ा फास्टली कराया है, इसीलिए मैंने इसको फास्ट कराया, क्योंकि यार वीडियो और ज़्यादा लेंथी ना हो और वीडियो 20 से 22 मिनट का ही रहे, और मैंने, ठीक है, सो आपको कंप्लीट डिटेल में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है सो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन इज ओनली फॉर यू, आप उसका यूज़ करिए।